हेलो एवरीवन। फ्राइडे के इस Q&A सेशन के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। इस सेशन में जैसे कि हमने पिछले वीक से स्टार्ट करा है, जो भी आपके सवाल है उन सारे सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। दोस्तों, ये पहला सवाल है जो कि जानना चाहते हैं शुभम का ये सवाल है कि स्टार्टिंग में फ्रूट्स वेजिटेबल रखना ज़रूरी है क्या? शुभम, स्टार्टिंग में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखना कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो सेक्शन होता है ये टोटली एक्चुअली डिपेंड करता है आपके सुपरमार्केट के एरिया के ऊपर, आपके आसपास के एरिया की कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी खुद की जो प्रेफरेंस है उस चीज़ के ऊपर। क्योंकि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो सेक्शन होता है वो सुपरमार्केट में इसलिए रखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं कस्टमर की जो एक परचेजिंग की पूरी रेंज है ग्रॉसरी के साथ साथ उसको पूरा करता है। लेकिन इस सेक्शन के अंदर ये भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर आप अपने सुपरमार्केट में रखने का प्लान कर रहे हैं सो उसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। हमें कहीं ना कहीं ये भी रियल फैक्ट समझना ज़रूरी है कि कस्टमर सुपरमार्केट के अंदर जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल परचेज करने के मोटिव से नहीं आते हैं। अगर आपका सुपरमार्केट का साइज़ उस स्टैंडर्ड का है जिस स्टैंडर्ड पे एक सुपरमार्केट चलती हैं, 4000, 5000, 3000 से अबव का अगर एरिया है, सो कहीं ना कहीं वहाँ कस्टमर की एक नीड भी बन जाती है। आपके पास इतना स्पेस भी होता है कि आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसके अंदर रख सकते हैं और उसके अंदर से अपना फिर मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि अगर हम अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखें तो स्टार्टिंग में ही रखें या बाद में रखें, और अगर रख रहे हैं हम सेक्शन को बढ़ा रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस कैसे करें, किस तरीके से इस सेक्शन का जो लॉस होता है उसको बचाएं, उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के इस चैनल के ऊपर डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सेक्शन से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के, उसके कंप्लीट आंसर मिल जाएंगे कि अगर हमें रखना भी है, हमें सेक्शन को इंट्रोड्यूस करना भी है सुपरमार्केट में, तो कैसे करना चाहिए और उसके लॉसेस को, इसके प्रॉफिट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मालूम करा है श्रेयांशु ने, और इनका क्वेश्चन है कि हाउ आर यू सर, ग्रॉसरी प्रोडक्ट के लिए किससे कांटेक्ट करना बेहतर रहेगा, लाइक होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट कंपनी, मैन्युफैक्चरर से? प्लीज़ रिप्लाई सर। श्रेयांशु, इस क्वेश्चन का जवाब मैंने अपनी पिछले जो हमारा Q&A हुआ है उसके अंदर भी दिया है कि जनरली स्टार्टिंग में आप जब भी अपनी सुपरमार्केट, अपना ग्रॉसरी स्टोर खोल रहे हैं तो आपको जो कांटेक्ट करना है वो डिस्ट्रीब्यूटर से करना है। आपके एरिया में जो भी कंपनी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करे गए हैं आपको उन्हीं से माल लेना है। होलसेलर से आपको अपनी सुपरमार्केट के लिए, अपने ग्रॉसरी स्टोर के लिए फुल रेंज कभी भी नहीं मिलेगी। और ऐसे ही जो डायरेक्ट कंपनी है वो कभी भी आपके सुपरमार्केट के अंदर स्टार्टिंग में जो स्टैब्लिश कंपनीज़ हैं वो आपकी सुपरमार्केट के लिए आपको डायरेक्ट मटेरियल नहीं देंगे। या फिर हम इतने बड़े लेवल पे सुपरमार्केट आप प्लान कर रहे हैं जहां पर आप डायरेक्ट कंपनी के साथ उतना बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन आम तौर से जो न्यू कमर होते हैं उनके पास बजट और बाकी सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम रहती है तो इतने बड़े सुपरमार्केट नहीं ओपन कर पाते हैं। जिस साइज़ की आप बात कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है, और 90% जो ऑप्शन है वो यही है कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से पास जाएँ और उससे से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और वहीं से आप सामान लें। वहाँ से आपको कंप्लीट रेंज भी प्रोडक्ट की मिलेगी और उसके साथ साथ आपको एक बेटर डिस्काउंट, स्लैब वगैरह जितने भी होते हैं उन सब के बारे में आपको सब कुछ मतलब सारी चीज़ें उनके पास से आपको मिलती रहेंगी। इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो, आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैसे नेगोशिएट करना है, किस तरीके से उनसे बात करनी है, ये सब चीज़ें बना के मैंने डिटेल में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से जब बात स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे नेगोशिएट कैसे करें या कैसे डिस्ट्रीब्यूटर को हम फाइंड आउट करें। तो वो वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं, आई होप सो वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मालूम करा है श्रेयांशु पांडे ने, जिनका सवाल है कि हाउ टू क्रिएट डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट, प्लीज़ रिप्लाई सर। श्रेयांशु, प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट कैसे क्रिएट करें ये बहुत ही डिटेल का टॉपिक है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट अपनी सुपरमार्केट में रख रहे हैं, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के इस चैनल के ऊपर डाल रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जिस वीडियो को देखने के बाद आपको 3-4 तरह के एक जो पैटर्न होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको ये पता चलेगा कि हम कस्टमर को किस तरीके से उसके बिहेवियर के साथ हम उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि उसको, कस्टमर को ऐसा लगे कि वहाँ पर एक डिस्काउंटेड ओरिएंटेड सुपरमार्केट है, उसकी पॉकेट सेव करने वाली सुपरमार्केट है और उससे आपके पॉकेट के ऊपर, आपके मार्जिन के ऊपर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मालूम करा है आदर्श पारेख ने, फ्रॉम वेयर टू बाय डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर
ओपन एंड क्लोज डोर बोथ। मार्केट के अंदर आपको रेफ्रिजरेटर की बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी जस्ट लाइक अ वेस्टर्न, और ऐसे ही बहुत सारी अलग कंपनी हैं। आप उनमें से किसी का भी एक उसकी स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को समझने के बाद आप रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में जब कभी भी कोई भी अपनी सुपरमार्केट अगर आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी एरिया में हो, छोटी हो या बड़ी हो, सो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर जो आपकी बेसिक नीड है, जो कैटेगरी जब आप फाइनल करेंगे, सो उतना ही उसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो फ्रिजेज़ हैं, जो चिलर्स हैं, जो रेफ्रिजरेटर हैं, ये आपको जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ भी प्रोवाइड कराती है। सो ये आपको कैलकुलेट करना है कि कितना रेफ्रिजरेटर, कितने फ्रिजेस, कितने आपके डीप फ्रीज़र आपको खुद अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए, और बाकी कितने हम अपनी दूसरी कंपनी से, जो कंपनीज अगर ऑफर करती हैं तो उनसे हमें कितने लेने हैं। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कंपनी है वो कंपनी अगर आपको सारा का सारा ये रेफ्रिजरेटर दे दें, सारे के सारे फ्रिजेस दे दें, सो जनरली आपको ये भी समझना है कि कंपनीज, पार्टिकुलर कंपनी जो भी आपको ये चिलर्स या रेफ्रिजरेटर दे रही हैं, वो ये चाहती हैं कि उन्हीं के ब्रांड के प्रोडक्ट उसी सिस्टम में रहें, उसी फ्रिजेस के अंदर रहें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी भी एक कंपनी से रेफ्रिजरेटर ले लें और उसके बाद उसके अंदर कोई दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट भी रख लें, तो वो कंपनी आमतौर से अलाउड नहीं करती हैं, और अगर फिर वो बाद में देखती हैं कि आप ऐसा उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, तो फिर दोबारा वहाँ पर कई सारी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि पूछा है परवेज़ अख्तर ने। परवेज़ ये जानना चाहते हैं कि क्या 200 फैमिलीज़ वाले रेजिडेंशियल एरिया में 900 स्क्वायर फीट में सुपरमार्केट ओपन करना ठीक रहेगा? परवेज़, आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपने ये तो बताया कि 200 फैमिली का रेजिडेंशियल कोई एरिया है और आप उसमें 900 स्क्वायर फीट की सुपरमार्केट खोल रहे हैं, लेकिन वो एरिया एक्चुअल में कहाँ पर है? क्योंकि इसका सही आंसर देने के लिए हमें सिर्फ 200 फैमिली का पता होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें उस पार्टिकुलर लोकेशन का पता होना भी ज़रूरी है। उसके आसपास वो फैमिली की जो डेंसिटी है, जो फैमिली हैं, अगर 200 हैं, तो वो कितने एरिया के अंदर कवर करती हैं, जो फैमिलीज़ हैं उनका कैसा बिहेवियर है, फैमिलीज़ का जो परचेजिंग का पैटर्न है वो कैसा है, किस पार्टिकुलर आप एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो 900 स्क्वायर फीट का आप एरिया ले रहे हैं, क्या उसके आसपास कोई कंपटीशन है या नहीं है। सो बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक्चुअली ये सब चीज़ों को मतलब एक तरह से लोकेशन को फाइनल करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि किसी भी एरिया को फाइनल करने से पहले, उस एरिया के बारे में कुछ भी मेरे पास से कमेंट आने से पहले, मुझे उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो सवाल है, वो सवाल से रिलेटेड आपकी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए होगी, आप वो दोबारा से कमेंट करें, और जब अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है तब मेरे लिए उसे बता पाना ज़्यादा अच्छा होगा कि क्या वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल मालूम करा है प्रेम जाधव ने, और इनका ये सवाल है, हेलो सर, आपका वेबिनार वापस रिपीट कब होने वाला है? प्रेम, जो हमारा वेबिनार है वो जल्द ही दोबारा से स्टार्ट होंगे। अभी एक थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से आप कह सकते हैं, या फिर कई सारे एक्टिविटी एक साथ चलने की वजह से हम उस वेबिनार को नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, लेकिन जब कभी भी हम उसको स्टार्ट करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर ज़रूर मिल जाएगी। सो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। ये सवाल मालूम करा है गुरु सिंह ने। इनका सवाल है कि सर, ग्रॉसरी स्टोर के लिए रैक कहाँ से लें? ग्रॉसरी स्टोर के लिए रैक कहाँ से लिए, इसका तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आपको जो रैक मैन्युफैक्चर होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आपका जो लेआउट है आपके पास, वो रैक मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट करने से पहले आपका लेआउट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी सुपरमार्केट का लेआउट अगर नहीं है, और लेआउट जो बेसिकली प्लान होता है वो कैटेगरी के फाइनलाइजेशन होने के बाद ही होना चाहिए। जनरली मैं इस चीज़ को ये देखता हूँ कि लोग आमतौर से क्या करते हैं, जो भी अपनी सुपरमार्केट नई स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनका पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि वो किसी भी रैक मैन्युफैक्चरर के पास कांटेक्ट करना चालू कर देते हैं। और रैक मैन्युफैक्चरर को जनरली आप क्या इन्फॉर्मेशन देंगे और वो आपसे क्या मांगते हैं? वो यही मांगते हैं, सर आपका एरिया कितने बाय कितने का है। और जब कभी भी आप अपने एरिया की लेंथ और विड्थ किसी भी रैक मैन्युफैक्चरर को देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो जनरली आपको उस पूरे एरिया के अंदर एक ऐसा लेआउट बनाएंगे जहाँ पर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रैक उसके अंदर फिट कर सकें। ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी भी रैक मैन्युफैक्चरर के बारे में, किसी के बिज़नेस के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो उनका काम है, वो बेसिकली ज़ाहिर सी बात है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन एज अ ऑनर, एज अ बिजनेसमैन, आपको ये समझ होनी चाहिए कि मैं सामने वाले से क्या परचेज़ कर रहा हूँ। रैक हमको ऐसे परचेज़ नहीं करनी होती है, फर्नीचर हमें अपनी सुपरमार्केट के लिए ऐसे परचेज़ नहीं करना है, ऐसे प्लान नहीं करना है। आपको अपना फर्नीचर प्लान करने से पहले आपकी कैटेगरी का फाइनलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पार्टिकुलर रैक जो भी आपकी सुपरमार्केट में आ रही है वो आप क्यों परचेज़ कर रहे हैं।
वहाँ पे आप क्या रखेंगे, वहाँ पर आपका डिस्प्ले क्या होगा। अगर हम पहले बिना किसी इन्फॉर्मेशन के रैक को अगर परचेज़ कर लेंगे और उसके बाद जब हमारा एक्चुअल में प्रोडक्ट आएगा और उसका डिस्प्ले की बारी आएगी, तो आपको नहीं पता होगा कि मुझे कौन सा सामान कहाँ पे प्लेस करना है और आपकी मर्चेंडाइजिंग कंप्लीटली ख़राब हो जाती है। सो रैक को परचेज़ करते के टाइम पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, प्रोडक्ट की लिस्ट आपके पास हो, उसके हिसाब से जितने भी पैरामीटर हैं अरेंजमेंट के, मर्चेंडाइजिंग के, वो आपको पता हों, तब जाके आप अपना फर्नीचर को प्लान करें। रैक कहाँ से परचेज़ करना है, ये बहुत आसान है। हज़ारों आपको जो सप्लायर हैं मार्केट में, रैक मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। साथ साथ आपको रैक के ऊपर एक चीज़ और भी पता लगानी है, वो है कॉस्ट। मैंने आम तौर से ये देखा है कि लोग स्टार्टिंग में रैक के परचेजिंग के टाइम पे एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट किसी भी रैक मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं, क्योंकि जनरली लोग रैक को स्टार्टिंग में कैसे फाइनल करते हैं, वो आम तौर से अपना एरिया के डायमेंशन किसी भी 3-4 रैक मैन्युफैक्चरर को देंगे। उनमें से जो भी सबसे सस्ता कोटेशन आएगा वो कोटेशन लेके और वो सोचते हैं कि हमने रैक जो है सस्ते में परचेज़ कर ली है। लेकिन ये क्या गारंटी है कि जो आपने सबसे सस्ता आपने कोटेशन फाइनल करा है, क्या वो एक्चुअल में सबसे अच्छा मटेरियल और सबसे सस्ती कॉस्ट आपको दे रहा है? क्योंकि जब तक आपको उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं पता होगा, मटेरियल की क्वालिटी के बारे में नहीं पता होगा, तो किस तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आपने जो इसके अंदर पैसा है वो सेव करा है। मैंने आम तौर से देखा है कि लोग बोलते हैं कि सर ये 4-5 कोटेशन थी, इनमें सबसे सस्ता ये था, हमने इससे परचेज़ कर लिया, और वो सबसे सस्ता भी था, वो भी आपके लिए 50-30% करीब की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आपसे लेके चला गया है। सो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है, और रैक को फाइनल करने से पहले उसकी कैटेगरी का, प्रोडक्ट की कैटेगरी का और बाकी सब अरेंजमेंट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, आप भी अपने सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप भी इसी वीडियो के ऊपर हमें कमेंट कर सकते हैं, या आने वाली कोई भी वीडियो के ऊपर आप कमेंट करें, और आपके जो भी सवाल होंगे हम नेक्स्ट फ्राइडे के अंदर उन सारे सवाल को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ अली साइनिंग ऑफ।